अपने किए फैसले को सही साबित कर सके। रतन टाटा कहते थे कि मैं फैसले सही लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं पहले फैसले ले लेता हूँ फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। इस सोच से समझ आता है कि रतन टाटा अंदर से कितने मजबूत और कितने आत्मविश्वासी थे। अपनी जिंदगी में भी इसी तरह रतन टाटा ने, जैसा आप सभी को पता है कि रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका नाम इस भारत की सरजमी पे हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ वो देश के अमीर व्यक्तियों में से नहीं थे, बल्कि देश में अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों में से थे। इसलिए आज बियॉन्ड द रिलीजन, बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड सभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बियॉन्ड जाकर आज हर भारतीय उनके लिए गमगीन है, उनके लिए शोक मना रहा है, क्योंकि भारत के लोगों के लिए, भारत के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व है। आज हम बात करेंगे रतन टाटा की जिंदगी के उन पहलुओं पर जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। रतन टाटा की कहानी किसी ऐसे शख्स की कहानी है जिसने न सिर्फ कारोबार में कामयाबी हासिल की, बल्कि अपने अंदर की इंसानियत और समझबूझ की मिसाल कायम की। उनकी जिंदगी से हमें यह सीखने को मिलता है कैसे नाकामयाबी को मौकों में बदला जा सकता है और किस तरह एक अकेला इंसान अपने वसूलों पर चलकर जमाने में तब्दीली ला सकता है। 28 दिसंबर 1937 इस दिन रतन टाटा भारत के सबसे बड़े उद्योगपति घराने में पैदा हुए। जी हाँ, जमशेदजी टाटा के परिवार में। जब मात्र 10 साल के थे तो इनकी पिताजी और माताजी का तलाक हो गया। वो दौर इनके ऊपर काफी मुश्किल भरा दौर था, लेकिन उस वक्त इनका साथ दिया इनकी दादी ने और इनको पाल पोस कर बड़ा किया दादी ने। दादी इनके जिंदगी में काफी ज्यादा अहमियत रखती थी। रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी विवाह नहीं किया। रतन टाटा जी एक इंटरव्यू में अपने अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं कैसे एक बार उनका विवाह लॉस एंजलिस में किसी लड़की से हो रहा था, लेकिन उस वक्त स्वास्थ्य को लेके उनके दादी जी की तरफ से फोन आता है और वो लॉस एंजलिस में अपनी शादी छोड़कर अपनी दादी के पास चले आते हैं और वो शादी भी इसी तरह टूट जाती है। तो दादी की क्या अहमियत थी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी शादी छोड़ दी। उन्होंने आगे इंटरव्यू में कहा कि आप नहीं जानते कि अकेला रहना कैसा होता है। इसका मतलब यह दर्शाता है कि रतन टाटा जी भी परिवार की कमी महसूस करते थे, क्योंकि बच्चों का और पत्नी को हर इंसान चाहता है कि उसके साथ उसका परिवार रहे, लेकिन रतन टाटा जी इसमें मायूस रहते थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने इस अकेलेपन को अपने काम पे, समाज के प्रति जिम्मेदारियों पे कभी हावी होने नहीं दिया। बखूबी उससे बढ़ चढ़ के ज्यादा जो अपने परिवार के लिए लोग करते हैं, रतन टाटा जी ने वो समाज के लिए खड़े होकर किया। 1962 में रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया बतौर कर्मचारी। बतौर कर्मचारी उन्होंने बहुत ही लगन से और मेहनत से काम किया, जबकि जिन्हें बाद में 1991 में टाटा ग्रुप का नेतृत्व मिला। उसके बाद अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी अहम फैसले लिए, जिसमें एक टाटा नैनो भी था। आपने को याद होगा कि टाटा नैनो उनकी लखपतिया कार का एक सपना था। हालांकि वो उम्मीद के हिसाब से वो कार नहीं बिक पाई, जिसमें नुकसान हुआ कंपनी को, जिसकी जिम्मेदारी खुद रतन टाटा ने ली। लेकिन उनको उनकी दादी की सिखाई हुई एक बात हमेशा याद थी कि हर कठिनाई में, हर नाकामयाबी में एक मौका होता है, उस मौके को तलाश करना चाहिए। रतन टाटा जी भी इसी फलसफे पे चलते थे। 1998 में जब रतन टाटा ने सेडान कार में इंडिका को लॉन्च किया, मोटर इंडस्ट्री में इनका एक सपना भी था कि मोटर इंडस्ट्री को, टाटा मोटर इंडस्ट्री को ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन जब इन्होंने इंडिका लॉन्च की तो इंडिका मार्केट में उम्मीद के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, जिसमें आखिरी में रतन टाटा ने यह फैसला लिया कि अब हम फोर्ड कंपनी से
समझौता करेंगे, उससे डील करेंगे। हालांकि वो फोर्ड कंपनी से डील करने जाते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें निराशा हासिल होती है। फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने उन्हें यह कह के अपमानित किया कि जिस फील्ड में आपको अनुभव नहीं है उसमें हम फेस नहीं करेंगे। हालांकि यह अपमान दिल की गहराइयों तक रतन टाटा जी को छुआ, लेकिन इस अपमान को रतन टाटा ने नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में लिया और एक मोटिवेशन के तौर पे इस अपमान को लिया, जिसका सिला ये हुआ कि उन्होंने इंडिका को और बेहतर तरीके से मार्केट में लॉन्च किया। और इंडिका को आपको पता ही होगा कि टाटा इंडिका मतलब अपनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंची। उसके बाद ही जो फोर्ड की बड़ी गाड़ियां जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसके साथ जैसे जैगुआर और लैंड रोवर जैसी गाड़ियों को भी खरीद कर रतन टाटा जी ने एक तगड़ा जवाब दिया फोर्ड कंपनी को। इससे यह समझ में आता है कि अगर आपको कोई जिल्लत भी दे जिंदगी में तो उसे अपमानित होकर महसूस ना करिए, बल्कि उस पर काम करिए और कामयाब होकर उस जिल्लत का जवाब दीजिए एक पॉजिटिव वे में। रतन टाटा का मानना है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव भी बहुत जरूरी है। जैसे ईसीजी की मशीन पे सीधी लाइन चलने का मतलब होता है कि व्यक्ति मर चुका है, व्यक्ति जिंदा नहीं है। जैसे उसकी धड़कनों में वो जब तक उतार चढ़ाव रहता है तो वो जिंदा होने के सबूत देता है, उसी तरह जिंदगी में आपके उतार चढ़ाव बहुत जरूरी होता है, वरना एक लेवल पे आप जाके मर जाते हैं। इस तरह के विचार रखते थे रतन टाटा जी। वो नाकामयाबी को सिर्फ बाधाएं नहीं मानते थे, बल्कि उनमें मौकों को खोजते हैं जिनसे एक मौके को पाकर वो अपने किए फैसले को सही साबित कर सके। रतन टाटा कहते थे कि मैं फैसले सही लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं पहले फैसले ले लेता हूँ फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। इस सोच से समझ आता है कि रतन टाटा अंदर से कितने मजबूत और कितने आत्मविश्वासी थे। अपनी जिंदगी में भी इसी तरह रतन टाटा ने बहुत से ऐसे जोखिम भरे फैसले लिए, लेकिन आखिरी में जाते जाते उन्होंने खुद को सही साबित किया। रतन टाटा जी ने हमेशा समाज सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट सेक्टर में काफी अहम योगदान दिया। उनका मानना था कि एक सफल बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्व, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी जरूरी होता है। हमेशा कहा करते थे कि हमारी संपत्ति हमारे लोग हैं, जो उनके ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव को दर्शाती है। 9 अक्टूबर 2024 के दिन रतन टाटा जी हम सबको छोड़कर चले गए। उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि एक दौर का अंत होना है। आज हर भारतीय की आंखें नम हैं, हर भारतीय उनके लिए एक सच्ची मोहब्बत पेश कर रहा है, तो यह कमाया हुआ भी रतन टाटा जी का था। अगर आपको रतन टाटा जी के बारे में ये जानकारियाँ अच्छी लगीं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, खुदा हाफिज।